सुपरटेक के मैटर में एनसीएलटी का ऑर्डर जो है वो कई ऐसे पॉइंट्स कवर कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मिसिंग थे, जिसकी वजह से आम्रपाली के ठेकेदार आज भी भुगत रहे हैं, परेशान हैं और पोजीशन मिलने के बाद भी, हैंडओवर मिलने के बाद भी उनके प्रोजेक्ट में समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। आखिर कौन से हैं ये पॉइंट जिनको कवर कर लिया है एनसीएलटी ने और इस बार एनबीसीसी को मौका नहीं मिला अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से काम करने का? अगले 3 से 4 मिनट जुड़े रहिए हमारे इस एपिसोड में लास्ट तक, जिसमें आपको बताएंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो एनसीएलटी सुपरटेक के ऑर्डर को आम्रपाली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बेहतर बनाते हैं और इसमें फ़ायदा घर खरीदारों का ही है। स्वागत है प्रॉपर्टी इंफ्रा के आज के एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन में प्रेस करें, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एनसीएलटी सुपरटेक ऑर्डर का जो मॉडल है उसको 3 पॉइंट्स बड़े खास बनाते हैं और उसमें भी जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा सुपरटेक के बायर्स पर। सबसे पहले तो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलने का ऑर्डर दिया गया है, यानी कि जिस प्रोजेक्ट का अलॉटी होगा वो अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बैंक अकाउंट में अपना बकाया राशि पैसा जमा करेगा और उसका पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास में खर्च होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली मॉडल में सिंगल बैंक अकाउंट होने से किस प्रोजेक्ट के बायर का पैसा किस प्रोजेक्ट में लगा, इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है। अगर सबका पैसा एक समान इस्तेमाल हुआ है तो सब प्रोजेक्ट एक साथ डिलीवर भी होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कोर्ट रिसीवर हर बार सुप्रीम कोर्ट में फंड की कमी का रोना रोते हैं। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट को फंडिंग भी नहीं मिली है। केवल सुचिंगन पार्क, गोल्फ फॉर्म सहित 1-2 और गिने चुने प्रोजेक्ट हैं जिनको स्वामी फंडिंग मिली थी। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इन प्रोजेक्ट में सभी प्रोजेक्ट के बायर से मिला फंड इस्तेमाल हो गया और बैंक से मिला फंड भी यूज़ हो गया। इसलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो छोटे थे वो पूरे हो गए, डिलीवर हो गए हैं, जबकि अन्य प्रोजेक्ट जिनको फंड तो नहीं मिला लेकिन उनके प्रोजेक्ट के बायर्स का पैसा भी शायद उनके खुद के प्रोजेक्ट में भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो सका है और दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो गया है। इस कारण कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज भी आधे अधूरे हैं और इनमें ड्रीम वैली का हाल सबसे बुरा है। इसका मतलब इन प्रोजेक्ट को ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनका काम आज भी लटका हुआ है। इस ऑर्डर का दूसरा पॉइंट मॉनिटरिंग से जुड़ा है। निगरानी के लिए हर प्रोजेक्ट की एक अलग कमेटी, शीर्ष कमेटी होगी, जिसमें एनबीसीसी का भी एक सदस्य रखा गया है। इसके अलावा सभी प्रोजेक्ट को मिलाकर एक शीर्ष कमेटी भी बनेगी जो आईआरपी के साथ मिलकर फंड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का काम करेंगे। इससे प्रोजेक्ट का टाइम बाउंड प्रोग्रेस भी सभी पक्षों की नज़र में रहेगा। प्रोजेक्ट के माइलस्टोन कब पूरे होने थे और कब पूरे हुए, इन सभी पक्ष पर मिलकर काम करेंगे और अंत में प्रोजेक्ट कंप्लीशन और उनमें पोजीशन मिलना सुनिश्चित करना आसान होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली मॉडल में कोर्ट रिसीवर केवल एनबीसीसी की दी गई रिपोर्ट पर निर्भर था और शायद ही कभी एनबीसीसी के सबमिट स्कोप ऑफ वर्क को साइट पर चेक भी किया होगा। वर्स्ट पार्ट यह है कि फाइनल हैंडओवर के समय यह काम एडहोक एओक करना पड़ रहा है और कमियां पाए जाने पर सुनवाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि न तो एनबीसीसी और न ही कोर्ट रिसीवर कुछ भी सुनने को तैयार है। यानी शुरू से यहाँ पर मॉनिटरिंग की कमी रही है, जिसको एनसीएलटी ने सुपरटेक में खत्म कर दिया है। थर्ड और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रेरा के अनुसार कार्यप्रणाली, यानी कि एनबीसीसी को सुपरटेक के हर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेरा के कंप्लायंस करने होंगे और उनके हिसाब से हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स देनी होगी। एनसीएलटी सुपरटेक मॉडल में शायद सबसे बढ़िया पार्ट यही है। एनबीसीसी को सुपरटेक के सभी प्रोजेक्ट के मैप और लेआउट का अप्रूवल विकास प्राधिकरण से लेना होगा और उसकी फीस भी देनी होगी। इन्हीं मैप और लेआउट के आधार पर रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन लेना होगा और उसके लिए भी एनबीसीसी को सभी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक के क्यूपीआर पोर्टल पर सेट करने होंगे और हर क्वार्टर उनको भरना भी होगा, जिससे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिख सकेगी और वो पूरी पब्लिक रहेगी। यानी सुपरटेक के प्रोजेक्ट में एनबीसीसी मैप और लेआउट से कोई चेंज नहीं कर सकेगा। रियल एस्टेट रेगुलेटर के पोर्टल पर कितना काम हुआ उसका अपडेट फोटो के साथ देना होगा, जो पब्लिक डोमेन में देखने के लिए उपलब्ध रहेगा और एनबीसीसी कंप्लीशन डेट में अपने मन से कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली मॉडल में कई प्रोजेक्ट में मैप और लेआउट के अनुसार काम नहीं हुआ है। कई प्रोजेक्ट में सुविधाओं के लोकेशन बदल दिए गए हैं, पूरी सोसाइटी प्लान के अनुसार विकसित नहीं की गई है, काम जैसे तैसे करके हैंडओवर देने में जल्दी की जा रही है, लेकिन प्रोजेक्ट के देखभाल के लिए एजेंसी का चयन नहीं हुआ है और कंप्लीशन डेट की तो कोई लास्ट डेट है ही नहीं। अपनी मन मर्जी से काम हो रहा है, जब पूरा होगा तब मिल जाएगा वाला हाल है, जिससे ड्रीम वैली के बाहर सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और जनवरी 2025 खत्म होने को आ रहा है, फिर भी पोजीशन के लिए तरस रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट में हैंडओवर मिल चुका है उनमें भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसका हाल हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है।
हालात ये है कि आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट्स के जो एसोसिएशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से पिटिशन दी है और उनकी मांग ये है कि स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार वेरीफाई किया जाए कि क्या वाकई प्रोजेक्ट में जितना काम हुआ है उतना स्कोप ऑफ वर्क में था, क्योंकि इसका जवाब ना तो कोर्ट रिसीवर दे पा रहा है और ना ही एनबीसीसी दे पा रहा है। आशा है कि एनबीसीसी सुपरटेक के मॉडल में आम्रपाली के मॉडल की तरह काम नहीं करेगा। शायद इसीलिए एनसीएलटी ने भी शुरू से उसके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है और उसके लिए रेरा और डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल भी रखा है, जिससे वो मिस ना हो सके, किसी भी तरीके से कोई चीज़ वायलेट ना हो और सुपरटेक के घर खरीदार जो है आम्रपाली के घर खरीदारों की तरह परेशान नहीं होंगे, उन्हें परेशान आसानी से मिलेगा, जिसके लिए वो वर्षों से भटक रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और एफबी पर भी। धन्यवाद।